This video is brought to you by Tech Assistant for Blind. हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका पाकले और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड पावर बाय टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के द्वारा लिए जाने वाले आज के ब्रांड न्यू साक्षात्कार में। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो हमें बार बार विरासत में नहीं मिलती। उसे हमें डेवलप करना होता है, बिल्डअप करना होता है और हाँ, सबसे जरूरी बात, उसे बरकरार रखने के लिए हर दिन मेहनत करनी होती है। पर ये कॉन्फिडेंस एक बार हमें आ जाए ना, तो फिर हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते ही एक अलग राह चुनी। उन्होंने क्रिमिनल लॉ में एलएलएम किया और उन्होंने सिर्फ डिग्री ही हासिल नहीं की दोस्तों, बल्कि आज वो कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम वेरी कॉन्फिडेंट डैशिंग यंग बॉय एडवोकेट पीनव मोता। पीनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बस बढ़िया। फाइनली तारीख पे तारीख करते करते आज की तारीख आ ही गई। यस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन वेलकम थैंक यू। टू आवर शो। ऑफ कोर्स शुरुआत मैं आपके नाम से ही करना चाहूंगी बिकॉज इट साउंड्स वेरी यूनिक और बहुत लोगों को उसका मतलब नहीं पता है। तो क्या है पीनव का मतलब? पीनफ का मतलब होता है प्रिंस, विच इज इन ब्रिटिश हम्म लैंग्वेज। तो हम्म उसका मतलब प्रिंस होता है। हम्म यस। जो कि सबके दिल पे राज करता है। बिल्कुल। और आई एम डैम श्योर ये इंटरव्यू सुनने के बाद हमारे व्यूवर्स के दिल के ऊपर भी आप राज करोगे जरूर। यस यस। तो क्या बचपन से ही डिसाइड था लॉ करना है, लॉयर बनना है? नहीं, बचपन से डिसाइडेड नहीं था। हम्म आज मैं पढ़ाई में काफ़ी वीक था, बिलो एवरेज हम्म स्टूडेंट था। तो हम्म पढ़ना भी शौक नहीं था, पढ़ने का भी शौक नहीं था, हम्म बट जैसे तैसे करके पढ़ रहे थे। बट लॉन्ग हम्म। मार्क कहीं से भी कोई दिमाग में नहीं था वगैरह। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ाई हुई सर आपकी? वसंत विहार हाई स्कूल, जो कि थाने में है। तो साइटेड स्कूल। वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी की है, 11 years। हम्म। तो अभी आपने कहा कि आप एवरेज स्टूडेंट थे, और तो फिर कैसे हुआ, फिर ये सफर कैसे रहा फिर? सफ़र तो आज ठीक नहीं था इन टर्म्स ऑफ पढ़ने में। प्राइमरी हम्म सेक्शन में तो ऐसे टेस्ट निकल गया, बट सेकेंडरी में काफ़ी दिक्कत हुई। दिक्कत इन द सेंस, पढ़ने हम्म में काफ़ी, जैसा मैं बोला, बिलो एवरेज स्टूडेंट था। तो हम्म बहुत पढ़ाई में वीक था। तो जैसे तैसे करके मैं पुश होते होते 8वीं तक गया। हम्म आई वुड लाइक टू से कि मैं एक्चुअली 8वीं 8th स्टैंडर्ड में मैं फेल हुआ था, टू बी हम्म वेरी फ्रैंक। बट हम्म उस टाइम का गवर्नमेंट का 2008 में रूल आया था, 2008 या हम्म 2009 में, कि कोई भी बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं फेल करेंगे। नहीं करेगा। उसमें मैं निकल राइट। गया। मेरा एक सब्जेक्ट साइंस गया हम्म था एंड आई हेट साइंस, तो उसमें मेरा कुछ हम्म। मार्क्स से मैं फेल हुआ था। बट इस जस्ट बिकॉज एक रूल की वजह से मैं पास हो गया, यस। 9th में चला गया। फिर हम्म तब थोड़ा मैंने इसको सीरियसली लिया, कुछ हद तक, ज्यादा तो नहीं, हम्म बट जितना हो सके मैंने 9th में भी, क्योंकि 9th इज टफेस्ट अमॉन्ग्स पूरे स्कूल एग्जैक्ट। करियर में 9th सबसे टफेस्ट होता है। मेरे लिए भी काफी टफ गया। बट हम्म जैसे जैसे कि मैंने अपने आप को पुश किया, एंड बिलो एवरेज परसेंट तो आ ही गया, 56 के अराउंड। एंड फिर 10th में फिर फाइनली अच्छे से हो गया मेरा। तो लस 11 years का स्कूलिंग नहीं, हो गया, बट बट आप कह रहे हैं कि आप एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज मिलते थे आपको। पर फिर ऐसे मतलब वजह क्या थी उसके पीछे? क्यों आपका पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लग रहा था, या आप पढ़ाई करना ही नहीं चाहते थे? क्या रीजन क्या था? पढ़ना तो नहीं था मेरे को, बेसिकली पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, ज्यादातर मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। लेकिन हम्म विजन विजन की प्रॉब्लम थी, इसके वजह से स्पोर्ट्स में मुझे एंट्री नहीं दिया जाता था। आउटडोर स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट था, बट वहाँ पे मनाही थी, डॉक्टर ने मना किया था, घर वाले ने मना कर दिया। तो बिकॉज ऑफ फिर विजन। हाँ, विजन लैक था। तो
स्पेसिफिकली मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट था, और उसकी वजह से आप बॉल देख नहीं पाओगे प्रॉपरली तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो एग्जैक्टली। रेस्ट्रिक्शंस लग गए, इसलिए कोई स्पोर्ट में जाता था खेल नहीं सकता था। दो में थोड़ा छुप छुप के कुछ खेल लिया करता था, बट स्टिल उसमें रेस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए फिर किसी में भी मन नहीं लगता था, और पढ़ने में तो मुझे पहले से भी इंटरेस्ट नहीं था। प्राइमरी तक खींच गया मैं, बट सेकेंडरी फिर थोड़ा टफ जा रहा था, बट जैसे तैसे करके पुश करके डांट खा के कॉपी करके पास हो जाते थे, बट ऐसा तो होता वो था। कौन सा मोड था जहाँ पे आपको पढ़ाई में बहुत बड़ा कमबैक करना पड़ा? कम बैक इन द सेंस स्ट्रगल की बात कर रहे हैं कि कौन सा आपको बोल रहे स्ट्रगल मतलब स्ट्रगल करके ही आपने कमबैक किया होगा ना स्टडी में? कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसने आपको पुश किया होगा कि नहीं, अभी पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। हैं? वो 10th स्टैंडर्ड में था मेरा, जब मैं हम्म पूरा मेरा विजन चला गया था, हम्म। तब ऐसा मोमेंट आ गया था कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल वालों ने तो मुझे मना कर दिया था कि आप एग्जाम नहीं दोगे, बिकॉज 100% रिजल्ट राइट। चाहिए, आप एक की वजह से हमारा नाम खराब नहीं होना चाहिए। खराब। तो करेक्ट। उसके वजह से मना कर दिया गया था, बट मैंने बोला था कि मैं तो दूंगा एग्जाम। एंड नवंबर में मेरे कुछ ऑपरेशंस वगैरह हुए थे, काफी दो दो हुए थे। दिसंबर जैन फेब ये 3 महीना था जो मेरे पास था हाथ में, तो मैंने स्टार्टिंग से पूरा वगैरह पढ़ाई किया, रिकॉर्ड करके। मेरी कजिन सिस्टर आती थी, पूरा रिकॉर्ड करती थी, लर्न्स वगैरह लेती थी, स्टार्टिंग से मैंने पूरा पढ़ाई स्टार्ट किया फिर से। और उस 3 महीना को मुझे एक पुश मिला कि अब पढ़ना चाहिए, बिकॉज आपके फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, ये एक माइंड में था कि नहीं करना चाहिए, करेक्ट। वरना घर बैठे बैठे तो कुछ होने नहीं वाला है। आई थॉट कि 10th के बाद छोड़ दूंगा, लेकिन एटलीस्ट एजुकेशन में 10 SSC तो होना चाहिए, तो फिर उस राइट। 3 महीने का मुझे पुशअप मिला। तो उस 3 में काफी मैंने हार्ड वर्क किया, जो कि मैंने अपने पूरी लाइफ में नहीं की। उस 3 महीने पूरा बेड रेस्ट में मैंने पूरी पढ़ाई की स्टार्टिंग से, एंड अच्छे से फाइनल एग्जाम्स दिए बोर्ड, एंड सक्सेसफुली 73% आए मुझे, जो कि क्या पूरी लाइफ में कभी इतना नहीं आया सेकेंडरी सेक्शन में, तो वहां से क्या एक बात। पुश मिला। ट्रू ट्रू। तो वो तब जो कॉन्फिडेंस आया वो अब तक आपका बरकरार है, राइट? हाँ, तब से बरकरार है कॉलेज लाइफ फिर तक। आपने कॉलेज जाना डिसाइड किया फाइनली कि चलो 73% आए, अभी कॉलेज जा सकते हैं। यस, अच्छा परसेंट था तो एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में मिल गया फर्स्ट लिस्ट में ही। बट उधर भी मेरा एक था कि मैं, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह छोड़ गए थे उस दौरान, राइट। ड्यू टू लैक ऑफ विजन जो चली गई थी, उसके बाद तो कोई भी मेरे साथ टच में नहीं था, तो मैंने यही रखा था कि कॉलेज जाऊंगा, बट नहीं अच्छा लगा या से कोई फ्रेंड नहीं बने तो मैं वो भी छोड़ दूंगा, या सिर्फ घर से एग्जाम दूंगा, ऐसा मेरा थॉट था। राइट। बट कुछ हफ्तों के बाद अच्छे फ्रेंड्स बन गए, एंड फिर सब अच्छा लगने लगा, कॉलेज में तो मन फिर लग। कंटिन्यू किया फिर क्या बात, और फिर उसके 12th हिसाब कंप्लीट हो से। गया? हाँ, उसके हिसाब से दोस्त वगैरह मिले तो अच्छे से पूरा कटा, एंड 12th भी उसके बाद अच्छा आ गया, एंड मेरा 12th सबसे बेस्ट था कॉलेज लाइफ में, क्या बिकॉज बात। वही आपकी सेम 11th क्लास रिपीट होती है, 12th तो सेम स्टूडेंट्स होते हैं, तो फ्रेंड्स चेंज एक नहीं दूसरे होंगे। को चेंज नहीं होते, तो अच्छे से जानते हैं आप, तो फिर करेक्ट। जो वो मस्ती करते और थे मुझे भी उसमें इंक्लूड करते थे, तो 12th अच्छा गया एग्जैक्टली काफी। एग्जैक्टली। और तब तक आप स्टडी में भी बिल्कुल सेटल हो गए? हाँ, तो मैं वहाँ पे एकदम सेटल हो गया, एंड वहाँ पे कोई डिफिकल्टी वगैरह नहीं आई, रिकॉर्डिंग जी करके जी सब जी। पढ़ लेता था मैं। तो फिर वो कौन सी बात थी जिसने आपको लॉ, वो भी क्रिमिनल लॉ लेने के लिए पुश किया या एक इंस्पिरेशन दी? सो बेसिकली जब मैं डिग्री कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, तो वहाँ पे हम लोग का ग्रुप्स थे जो बटा हुआ था स्टडी का। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ग्रुप थे स्टूडेंट्स, एंड कुछ लोग हमारे लॉ वाले थे, तो दो करना तो दोनों था, किया भी दोनों, बट एवेंचुअली दोनों करना था, तो स्टेप बाय स्टेप किया। पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की, वो दिया ग्रेजुएशन के बाद, एंड फिर फ्रेंड बोला कि साइड बाय साइड लॉ भी देके रखते हैं एज अ बैकअप प्लान, तो अच्छा। साथ में ही एंटर। हाँ, हाँ अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो आप? हाँ। हाँ, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको लॉ के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी होती है स्टेट वाइज, जी तो जी। फिर हमने साथ में, ज्यादा कुछ इतना नहीं था, बट प्रिपरेशन जो भी था साथ में किया, एंड फिर एग्जाम भी तभी दे दिया जैसे ग्रेजुएशन खत्म हुआ, एंड उसके 1 साल के बाद हमने दिया, बिकॉज उसके पहले मैंने यूपीसी का अटेम्प्ट दिया था, फिर 1 साल के बाद एंट्रेंस भी दे दिया लॉ का इन 2018, एंड फिर वहां से फिर जर्नी स्टार्ट हुई लॉ की। अच्छा, तो एलएलबी आपने पहले कंप्लीट किया, राइट? कौन से कॉलेज से? यस, मैंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ जो फोर्ट में है मुंबई, वहां से मैंने 3 years का एलएलबी किया।
ओके। तो ये तो हुई एलएलबी की बात, बट फिर बाद में एलएलएम भी करना चाहिए, तो ये कैसे डिसाइड हुआ? अ, ये ज़रूरी नहीं है एलएलबी वालों को लॉ एलएलएम करना ही चाहिए, बट हम्म। उसमें मेरा थॉट प्रोसेस था तभी के टाइम पे 2021 में मेरा एलएलबी कंप्लीट हुआ। एंड हम्म। 2020 में सब लोग ने बुरा टाइम सबने देखा है कोविड के टाइम पे। हम्म। हमारे कॉलेज में काफ़ी अच्छे लेक्चर्स कंडक्ट नहीं हुए और ना ही ऑनलाइन अच्छे हम्म। से हुए, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स थे, नॉलेज भी हमें हम्म। इतना नहीं था, कुछ ना रिसर्च इतना हम्म। वर्क अच्छा था। तो ये एक हम्म। थॉट में था कि अच्छा लास्ट एक फाइनल डिग्री चाहिए, थोड़ा और अच्छे से चाहिए हमें रिसर्च वर्क एंड ऑल, तो थॉट कि एक राइट। एलएलएम करना चाहिए। तो फिर हम्म। उसकी प्रिपरेशन कर दी मैंने, जब फाइनल एग्जाम्स थी 6 महीने पहले ही मैंने प्रिपरेशन करनी चालू कर दी, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स, हम्म। हमारा ग्रुप था हम्म। 5-6 लोग का। तो इस हम्म। बार डिसाइड किया कि मुंबई से नहीं, मुंबई के बाहर जाना है, बिकॉज हम्म। थोड़ा अच्छा कॉलेज चाहिए था, अच्छा इस नेशनल लॉ करेक्ट। यूनिवर्सिटीज होती है, तो वहाँ से हम्म। हमने एलएलएम का एंट्रेंस की प्रिपरेशन की, हम्म। एंट्रेंस दिया, एंड सक्सेसफुली आई गॉट एडमिशन इन टॉप 5 कॉलेज इन इंडिया। क्या बात! कौन सा कॉलेज था सर वो? दैट वाज जीएनएलयू, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो गांधीनगर में है। क्या बात है! तो फिर आप वहां पे एलएलएम करने के लिए गए, और मेरे मुताबिक आज तक आपने ऐसे मुंबई के बाहर पढ़ाई के रीजन से कभी नहीं गए थे, तो वो आपकी यस। हॉस्टल लाइफ फिर कैसी, मतलब वहां की जर्नी हाँ, कैसी रही? तो वो 1 साल का एलएलएम कोर्स था, एंड हम्म। हॉस्टल वाला लाइफ था, कैंपस लाइफ था, तो कैंपस में आपको जाना था। सो हम्म। इनिशियली सितंबर इनटेक था, बट कोविड हम्म। का जो था दौरान, तभी 1 महीना हम लोग को घर पे ऑनलाइन था, फिर अक्टूबर मंथ से हम लोग को ऑफलाइन कैंपस में बुलाया गया। काफ़ी नया था, घर वाले हिचकिचा रहे थे स्टार्टिंग में एंट्रेंस के पहले कि कैसे करेगा ना, बट वही था कि हम्म। मन में एक जिद था कि जाना है, मतलब जाना है चाहे कोई भी हो, बिकॉज हर मेरे हर लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कोई भी लेवल पे सब नए नए लोग ही मिलते जा रहे, तो आई थॉट कि इस बार भी चलो नए लोग, बिकॉज जो आपके फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है, वो अब तक आपके साथ कब तक साथ देंगे। तो इसलिए करेक्ट। मैंने सोचा कि मैं तो अलग ही करूँगा, जाऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। सो करेक्ट। मैं गया अकेले, एंड फिर ऑनलाइन जो हम लोग का 1 महीना पीरियड था सितंबर में, हम्म। उस दौरान हम्म। काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो अक्टूबर में जब हम फिजिकली मिले तो कितना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब लोग एक करेक्ट। दूसरे को जानते थे, तो काफ़ी पहले ही एक दिन से घुल मिल वगैरह गए, और फिर अच्छे से हॉस्टल लाइफ एंड कैंपस लाइफ चल रहा था अच्छे से। थोड़ी बहुत हम्म। दिक्कत आई हॉस्टल वगैरह में, बिकॉज मुझे कभी इतनी आदत नहीं अकेले रहने की एंड ऑल, बट राइट। धीरे धीरे फिर दोस्त भी थे, ट्रेन करते थे कि ऐसा कर वैसा कर एंड ऑल, तो उसकी हम्म। अच्छी से कट रहे थे अच्छे दिन। और वही है, आपको नया नया चीज डेली कुछ ना कुछ तो सीखते मिलता ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आप एग्जैक्टली। सीखते हो, एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन आपको करना, ऐसा नहीं कि कोई ना कोई रहेगा वो करके देगा, बट नहीं, यहाँ पे ना मम्मी थे ना कोई और था, आपको खुद करना है, तो एक वो भी सीखने मिले करेक्ट। यहाँ पे। और पढ़ाई भी संभालनी है साथ में। हाँ, पढ़ा भी थी, प्लस हर चीज मैनेज करना है आपको, एवरीथिंग। अदरवाइज घर यस। पे बैठ के आप सिर्फ पढ़ाई करते हो और कुछ भी नहीं करते हो, बाकी कुछ सब भी नहीं घर कर। वाले कर के देते हैं, बट यहाँ पे हर चीज खुद करना था। करेक्ट। तो ये एक चैलेंज था, बट अच्छे से काफी हो गया। So you were पर the वो only एक person फ्रीडम that था time who वहाँ। was visually challenged. Hmm. हाँ, मेरे बैच में मैं अकेले ही था विजुअली Hmm. चैलेंज। हैंडीकैप में हम Hmm. टोटल 3 स्टूडेंट्स थे बैच में, Hmm. बट विजुअली के लिए मैं एक ही था। सो Hmm. और वहाँ पे काफ़ी अवेयरनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है, बिकॉज पहले भी वहाँ पे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एंड Right. वहाँ पे खुद एक प्रोफेसर वो वीआई है, तो वो हाँ अच्छी हाँ। तरह से जानते अच्छा। हैं, तो उस तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, प्लस क्या कोऑपरेटिव है, बात! स्टूडेंट्स प्लस स्टाफ एंड ऑल ऑल। तो नहीं, पर काफ़ी। आपके साथ जो स्टूडेंट आए होंगे वो डेफिनेटली इस सभी चीज के लिए नए होंगे, क्योंकि आपको जानते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जान चुके थे, बट जब आप फेस टू फेस मिले तो उनको पूरी तरह मतलब यकीन हो चुका होगा कि यस, एक विजुअली चैलेंज बंदा हमारे साथ है। तो तब पहले शुरुआत में भी उन्होंने सही रिस्पॉन्स आपको दिया, स्टूडेंट्स ने जो आपके दोस्त बने बाद में, या फिर शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट थी उनके मन में भी? नहीं, देखो, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट मंथ जो हम लोग का पीरियड था सितंबर में ऑनलाइन था, उसी दिन हम्म। पहला डे वन से जब क्लास स्टार्ट हुआ, ग्रुप क्रिएट हुआ, सब अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उसी वक्त हम्म। मैंने अपने आप को ओपन रखा कि नहीं, मैं कुछ भी हाइड नहीं करूंगा, जो है
मुंह पे करेक्ट। है, जो सच है। हम्म। डिसेबिलिटी को मैंने हाइड नहीं किया। इवन जो हम लोग के अलग ग्रुप्स बने, जिसका मास्टर, जिसका सबका अपना अपना ग्रुप्स था सब्जेक्ट वाइज, हम्म। तो वहाँ पे भी सब क्लियर किया मैंने, ऐसा ऐसा है। एंड आई मेक श्योर कि मैं हर चीज में वहाँ पे इन्वॉल्व हूँ, डिस्कशंस, डिबेट, मस्ती वगैरह, किसमें भी ग्रुप में जो होता था, कभी ऐसे नहीं किसी पढ़ के छोड़ दो, मेक इन्वॉल्व रहो, ताकि लोगों को भी लगे राइट। कि डिस्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी एक्टिव है, ऐसे नहीं कि शांत है ऐसा वगैरह। बिकॉज ये एक एग्जैक्टली। मैंने सीखा अपने, मेरे लाइफ का ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप इन्वॉल्व रहते हो तो लोग आपको इन्वॉल्व करेंगे, अगर आप नहीं रहते तो लोग आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये सोच के कि ये कैसे करेगा, उसके साथ हम कैसे रहेंगे, तो सही उनको है। भी पता चलना चाहिए। इसलिए मैं स्टार्टिंग से इन्वॉल्व था, फिर फ्रेंड ऐसे बन गए, एंड फिर फिजिकली इतना दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत आई, लोग हिचकिचा रहे थे, कुछ लोग जिनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बट ये ऐसा होता है कि राइट। आप एक से अगर है तो दूसरा उसको बता देता है, दूसरा तीसरे को बताता है, and ऐसा गो ऑन चलते रहता है। तो फिर धीरे धीरे सब जानने लगते हैं, तो ऐसा किसी ने भी वो नहीं किया डिमोटिवेट, ऐसा नहीं कि नहीं इसके साथ नहीं रहेंगे ना। सही सही है। कैंपस का वही एक मजा है कि आप कहीं पे भी अपने टाइम हिसाब से किधर भी घूम सकते हो रात भर, तो वो एक करेक्ट। मजा था। तो एक अच्छा टाइम मिला एक्सप्लोर करने के लिए भी, लोगों से बात करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे सारे डिफरेंट स्टेट्स पूरे इंडिया से वहाँ पे लोग आते थे, तो ऐसे नहीं कि करेक्ट। सिर्फ मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे थे, तो हर एक का अपना अपना कल्चर एंड सब, बातें करते करते राइट। एक्सपीरियंस करते करते एक अच्छी बॉन्ड बन गई। सही है। बट फिर भी लॉ के कई सारे फील्ड है, तो आपने क्रिमिनल लॉ ही क्यों चुना? क्योंकि क्रिमिनल क्राइम ये सुन के ही सब डर जाते हैं, इस वर्ड से ही डर जाते हैं। आपने तो क्रिमिनल आ, लॉ चुना। ये सब घर वाले भी मना कर रहे थे कि ये मत लो, हम्म। बिकॉज मेरे डैड रियल एस्टेट में है, तो उनका सिविल का पूरा काम है, तो डैड भी वो एग्जैक्ट। बोले कि क्राइम में ये सब में मत जा, सिविल में जा, हेल्प होएगा ये वो। बट आई थॉट कि नहीं, मुझे जो इंटरेस्ट है मैं वही करूंगा, मैं किसी के प्रेशर में क्या, वो जो कर रहा है या घर पे क्या है माहौल, वो उस पे नहीं जाऊंगा। लोग जाते हैं, गलत भी नहीं है, बट मेरा इंटरेस्ट किस में और में था। और ये इंटरेस्ट कब आया, जब मैं एलएलबी में फर्स्ट ईयर में था, तब हम लोग का एक सब्जेक्ट था सेकेंड सेम में, कॉल्ड आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो आज के हाँ जमाने में चेंज होने वाला है। बट वहां हाँ पे हाँ। पढ़ के मुझे इंटरेस्ट आया कि इतने सारे अच्छे अच्छे पनिशमेंट्स है एंड ऑल, और उसी दौरान कुछ केसेस भी वगैरह भी चल रहे थे, सोसाइटी मैटर्स एंड अलग अलग अदर केसेस आपके जान राइट। पहचान में। तो तब एक इंटरेस्ट है कि यार इतना इंटरेस्टिंग है, इतना मजेदार है, पढ़ने के बाद भी, सुनने के बाद आई थॉट कि करूंगा तो मैं इसी में ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दौरान सही काफी है। लोग ने मना किया है, हो किया, बट आई थॉट कि नहीं, मेरा तो फिक्स है। किसी को भी कोई क्रिमिनल लॉ ही पूछेगा, लेना है। कोई भी किसको भी पूछते हो तो नहीं, सोचा नहीं, ये नहीं वो नहीं। आई थॉट मेरा फर्स्ट ईयर से मेरा क्लियर था कि मैं तो क्रिमिनल लॉ में ही करूंगा। एलएलएम राइट। करना नहीं करना बात की बात थी, लेकिन मैं प्रैक्टिस और इस फील्ड में तो मैं इसमें ही जाऊंगा। एंड फिर धीरे सही है। धीरे फिर एलएलएम भी मैंने सोचा इसमें ही करूंगा, एंड डिपेंडिंग ऑन माय स्कोर एलएलएम में आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो आई वाज स्केयर कि मुझे मिलेगा कि नहीं, बट अच्छे से आई गॉट, और मैंने क्रिमिनल लॉ ही चूज किया और वही मिल गया मुझे अच्छे से। सही सही, क्या बात है। फिर आपने एलएलएम की डिग्री हासिल की, और जैसे मैंने कहा कि आपने एक्चुअल आपकी प्रैक्टिस कोर्ट में भी आपने शुरू की, राइट? यस। या इसके बीच में कोई प्रोसेस था? बेसिक प्रोसेस है एलएलएम के पहले, यानी एलएलबी कंप्लीट करने के बाद आपको सनद लेना पड़ता है स्टेट का, सनद यानी सिंपल भाषा यस। में बोले तो लाइसेंस। या आपको एडवोकेट की लाइसेंस होनी चाहिए, तो आपको पहले स्टेट से हाँ। अप्लाई करना पड़ता है। तो राइट। स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एनरोल करने के बाद आपको प्रोविजनल सनद मिलता है। फिर उस प्रोविजनल सनद का एक टर्म पीरियड होता है कि आपको 2 साल के अंदर एग्जाम देना होता है, AIBE, विच इज नोन एज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। वो ओके। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद जो आपका प्रोविजनल जो आपको मिला है, वो फिर आपका परमानेंट हो जाएगा। आपको सिर्फ अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, COP, विच इज अच्छा। सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस, मतलब परमानेंट सर्टिफिकेट बेसिकली वो होता है इन शॉर्ट में। तो इस वो एग्जाम फिर का स्वरूप कैसा रहता है? मतलब क्या होता है? वन वर्ड या क्या बोल सकते हैं हम? मल्टीपल क्वेश्चंस यस, मैं आंसर्स बोल, होते हाँ, हैं, कैसे होता है? तो ये भी एग्जाम MCQ में ही होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड सेम MCQ बेस्ड ही होते हैं। तो वो आपको सिर्फ क्वालिफाई 45 मार्क्स लाने हैं, तो क्वालिफाइड 40 या 45 होता है, उसमें से आपको पास या फेल दिखाया जाता है, आपके सर्टिफिकेशन में कोई मार्क्स नहीं होते हैं। एंड दैट अच्छा। इज ओपन बुक टेस्ट, जो ओपन कि बुक टेस्ट, काफी ओके। फिर इजी हो जाता है। तो एग्जैक्ट। फिर उस एग्जाम
मैंने LLM के बाद दिया मैंने, बिकॉज मैं एक साल मास्टर्स के लिए गया था, इसलिए फिर मैंने उस दौरान में नहीं दिया। तो मैंने उसके बाद ये साल ही इनफैक्ट दिया मैंने फरवरी में। सो ये साल मेरा परमानेंट सर्टिफिकेट आ गया एंड क्या बात, ऑफिशियली फिर कांग्रेट्स। अब मेरे पास परमानेंट सर्टिफिकेट है प्रैक्टिस के लिए। राइट, तो क्या उस बात ये है। एक छोटा सा प्रोसेस था। उसके बाद फिर LLM करने के बाद थोड़ा कुछ महीना मैं हॉलीडेज पे था एंड ये साल से मैंने अपना प्रैक्टिस चालू किया है। हम्म। जिसको बोलते हैं निचली कोर्ट से, यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट से, MM कोर्ट, अच्छा, मेट्रोपॉलिटन अच्छा। मैजिस्ट्रेट की क्राइम जो भी अपना स्टार्ट होता है वो हम्म। मैजिस्ट्रेट से ही स्टार्ट होता है। कुछ भी अगर FIR आता है सबसे आपका पहले MM कोर्ट में ही जाएगा आपका मैटर, फर्स्ट अच्छा। वही कोर्ट होता है। तो मैंने सोचा कि इतना प्रैक्टिकल मेरे पास नॉलेज नहीं, थ्योरेटिकल तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाऊंगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली। अपील ये सब आया, लेकिन उसका बेस क्या है, स्टार्टिंग का प्रोसीजर करेक्ट, क्या है, पेपर वर्क कैसे होता है, वो जानना था मेरे को। इसीलिए करेक्ट। फिर मैंने अपने फ्रेंड के साथ MM कोर्ट में प्रैक्टिस करना चालू किया। यहाँ पे एक सवाल आता है मुझे कि हम हमेशा सुनते हैं या फिर अभी भी हम दोनों ये शब्द यूज कर रहे हैं कि एडवोकेट, लॉयर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड लॉयर? अब लॉयर वो होते हैं जो LLB कंप्लीट करने के बाद कहलाए जाते हैं। तो जिसके पास सिर्फ डिग्री है LLB का या और सनद नहीं है तो उसको लॉयर कहलाया जाता है, और जिसके पास डिग्री प्लस सनद, जिसके पास सनद है वो एडवोकेट कहलाए जाते हैं। और शॉर्ट में बोलूं, और लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते और जो एडवोकेट होते हैं वो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिसके पास सनद होता है। अच्छा, तो ये दोनों में डिफरेंस है। क्या बात। मैं फिर वापस कोर्ट में आऊंगी, जैसे आपने कहा कि आप कोर्ट जाना शुरू किए फिर इस साल से। तो हाउ वाज योर फर्स्ट डे जब आप कोर्ट में गए? फर्स्ट डे एक्सपीरियंस काफी नया था, ओके टाइप्स था, बिकॉज जिसके साथ हम अगर जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के साथ, तो ये काफी एक मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इस चीज, मुझे बाकी का नहीं आइडिया है। जो आप जिस सीनियर के पास साथ जा रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, बट उस फ्रेंड के भी एक अपनी टीम होती है। तो जब उसने अपने सीनियर से मिला है तो एक स्पेसिफिक टाइम आपको दिया जाता है, लेकिन राइट। एडवोकेट लोग का यही एक प्रॉब्लम होता है कि जो टाइम देते हैं उससे वो दूसरे टाइम पे आते हैं। 11 बजे का टाइम देते तो वो हमेशा 1 बजे आते हैं। तो मुझे काफी हाँ, उस दिन थोड़ा बैड फील हुआ कि यार ये क्या मतलब कोई है ही नहीं, मतलब ना पंक्चुअलिटी लेट आ रहे, नहीं। पंक्चुअलिटी कुछ है नहीं। तब उधर जाके पता चला कि नहीं, एडवोकेट्स का अपना एक होता है, कुछ भी टाइम देते आपको रुकना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपका रिक्वायरमेंट है, आपको जो करना है तो आपको रुकना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप कुछ भी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते हो। तो 1 बजे भी आया तो आपको अपने टोन संभाल के रखना है, यू हैव टू टॉक पोलाइटली, बिकॉज आपका काम है, आपको निकालना है अपना काम। तो स्मार्टली एग्जैक्टली। लेना है, जो भी आपका है वो सब ईगो जो भी है साइड में रखना पड़ता है। तो मेरा फर्स्ट डे तो इतना अच्छा नहीं करेक्ट। था 1 बजे तक, बट एक के बाद फिर सब लोग के साथ थोड़ा ओवरव्यू मिला, क्या कैसा चीज होता है कोर्ट के बारे में आपको जानने मिलता है, कौन सा कोर्ट रूम किधर है, यहाँ पे कौन बैठता है, कौन सा पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन कौन से कोर्ट में होता है, ये पता चला। फिर थोड़े रिमांड्स वगैरह अटेंड किए, बेल प्रोसीडिंग्स अटेंड किया, एंड फिर वो दिन तो हो गया। तो तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हर चीज का, पूरे कोर्ट के पहले डे तो यही होता है कि आपको अपने पूरे कोर्ट का एक पूरा 3 माले का जो कोर्ट है आपको पूरा एक पता अच्छा, होना चाहिए, कौन सा रूम, कौन सा हर एग्जैक्टली। चीज, ऑफिस कहाँ हायरार्कीज पे है। होती है कोर्ट में? सॉरी। हायरार्कीज होती है कोर्ट में कि ये लॉयर है, सीनियर, जूनियर, उसके ऊपर जो भी है जज एंड ऑल, ऐसा टाइप यस, सीटिंग अरेंजमेंट में? लॉयर्स नहीं नहीं ऐसा दिखाए नहीं जाते, लेकिन अंदर से होते हैं। आपको हम्म। सीनियर्स आपके बताते हैं कि देखो ये सीनियर है, ये जूनियर्स है, हम्म। ये जजेस है, ये क्लर्क है, ये सीनियर क्लर्क है, ये सब टाइपिस्ट है, ये वो है, हम्म। आपको वहाँ पे बताया जाता है। तो हम्म। ऐसे हायरार्कीज होते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में, लेकिन जैसे वो सब एक ही होता है हर एक कोर्ट रूम का। हम्म। तो वो है। पर जब एक्चुअली हेयरिंग्स होती है, जैसे कि अभी हम सुनते हैं, हमारे अभी देखो हम तो कभी कोर्ट गए नहीं है, तो लाइक एक जो भी देखा है वो सीरियल या टीवी में। तो सीरियल टीवी में तो कोर्ट का ऐसा एक एनवायरनमेंट या सिनेरियो होता है कि कटघरा है, दो लॉयर्स खड़े हैं, जज सामने बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, और वो गीता पे हाथ रख कर कसम दिलवाते हैं, या ऑर्डर ऑर्डर चिल्लाते हैं जज, या फिर बीच में ही कोई आके रुक जाओ, या ऐसा नहीं है मेरे पास सबूत है, एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। तो कोर्ट में एक्चुअल एनवायरनमेंट
मोमेंट कैसा होता है? तो ये जो हम लोग को टीवी वगैरह में दिखाया जाता है मूवीज है ना, ये टोटली डिफरेंट है। हम्म दैट इज ओनली फॉर हम्म एंटरटेनमेंट, बट रियलिटी में ये सब कुछ भी नहीं होता है। आपका हम्म कोई पर्टिकुलर मैटर होता है, वही हम्म पब्लिक उस मैटर से हम्म रिलेटेड वही अंदर जा सकते कोर्ट रूम में। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा में हो, अब मेरे साथ आया रही मेरे साथ है इसको भी बैठना, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको बाहर बैठना पड़ेगा। हम्म। बिकॉज अच्छा। बाकी सब सीट्स एडवोकेट्स जो हम्म प्रैक्टिस करने आ रहे हैं उनके लिए होता है। हम्म। तो ओनली अच्छा। रिलेटेड टू मैटर जो पब्लिक होती है वही पार्टीज आती है। हम्म। एंड जहां तक बात है, ऐसा कोई पीछे से आ भी नहीं सकता कि रुक जा मेरे पास कुछ और है, ऐसा नहीं होता। आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, अगर आपको कुछ बोलना भी है, सबमिट हाँ करना है, या कोई हाँ। भी एविडेंस देना हो, आपको हर चीजें पहले लिख के देना होता है। पहले ही सब एडवांस में हो जाता है, ऐसा आप ऑन द स्पॉट अराइव नहीं कर सकते। और एग्जैक्टली। ऑर्डर ऑर्डर वगैरह भी नहीं करते ऐसा। जैसे जज के साइड में जो क्लर्क बैठते हैं, जिसको हम्म। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कारकुन बोला जाता है, तो वो हम्म। आपको चिल्लाता है वगैरह साइड वालों को कि नो, आवाज नहीं करना, आवाज ये नहीं मत करना, वो करो। नहीं करना है। जज कुछ भी नहीं अच्छा। बोलेगा, जज उसको बोलेगा लेकिन वो हम्म। सबको बोलेगा, लेकिन जज कुछ भी नहीं बोलेगा। बेसिकली वो खराब नहीं हम्म। होगा सबके सामने। क्लर्क का पूरा ड्यूटी राइट। होता है, पूरा डेकोरम हम्म मेंटेन वगैरह करना एंड ऑल। और कटघरा होता अगर है दो सही में वहां पे? एडवोकेट्स भी अगर ज्यादा हॉट हॉट आर्गुमेंट्स वगैरह हो जाते हैं, हम्म ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाते हैं, तो जज फिर खुद ही वहां पे वो संभाल लेता है। तब वहां पे क्लर्क बीच में नहीं आता है। क्लर्क बाकी लोग को अच्छा। संभालते हैं, और जज पार्टीज एंड लॉयर्स को इनको संभालते हैं वगैरह। एडवोकेट्स को संभालता है। और कोई यस। कटघरा और कोई गीता वगैरह नहीं रखी होती है वहां पे? हाँ, तो कटघरा भी नहीं होता है। मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बात हम्म। करूंगा, और इनफैक्ट किसी हम्म में भी नहीं होता है, कोई गीता वीता नहीं होता है। जो भी आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना होता है, हम्म हम्म खड़े होके बोलना होता है। कोई आपके लिए स्पेसिफिक सीट में बैठ के भी नहीं बोलना होता है। मुझे लगा कि शायद बैठ के बोलना होता है, बिकॉज जब मैं हम्म गया मुझे लगा शायद मुझे बैठने के लिए बोला जाएगा, बट देखा तो हम्म नहीं, आपको बैठना नहीं है। जब आप अपियर कर रहे हो मेरे फ्रेंड के साथ या किसी हम्म के साथ भी, आपको खड़े होके हम्म बोलना है। आपके लिए चेयर तो रही है होगी, लेकिन जब आपका हम्म। टर्न आएगा आपको खड़े होके बोलना है वहाँ पे जज के सामने। आप वो भी बैठ के नहीं जोर बोल से, बैठ के भी नहीं बोल सकते, राइट? सकते। तो और ना हम्म। ही बाकी जो अक्यूज होता है या जो भी केस कर रहा होता है, वो उनके लिए भी कोई कटघरा नहीं होता है। छोटा सा रूम होता है, उनको साइड में खड़ा किया जाता है। कोई ऐसा कटघरा राइट। बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही गीता का ऐसा कुछ होता है। अच्छा। बट अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि अभी ऑफ कोर्स आप अभी अभी इस साल आपने शुरू किया है, आप वहां पे जूनियर हो, तो फिर वहां पे अभी ऑफ कोर्स अभी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, वहां पे थियोरेटिकल कुछ नहीं है। तो फिर अभी ये प्रैक्टिकल नॉलेज वाली जो बात है, या फिर प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिस करना, ये कैसे, मतलब ये सफर आपका कैसे चल रहा है अभी? ऑफ कोर्स ये प्रोसेस में ही है क्योंकि इस साल आपने शुरू किया है। तो यहाँ पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको, आप उसे कैसे फेस कर रहे हो, क्या है? सो बेसिक फर्स्ट चैलेंज यही है कि बीइंग टोटली ब्लाइंड, आप हर कैसे ट्रैवल करोगे। पहला तो चीज घर से। यहाँ से शुरुआत दूसरा, होती कोर्ट में पहुंचने के बाद है। उधर से उधर, उधर से उधर, बिकॉज कोर्ट में वैसे होता है आप एक रूम में कंटिन्यूस बैठ नहीं सकते, आपको यहाँ वहाँ उठना ही पड़ेगा, दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। कोई अच्छा मैटर है, ऐसा हम्म कोई इंटरेस्टिंग है, तो यू हैव टू कीप स्विचिंग कोर्ट रूम्स। आप एक जगह पे नहीं बैठ सकते, वो एक चैलेंज है। राइट। दोस्त है, लेकिन दोस्त भी कब कितना और कब तक आपको हर यहाँ वहां से लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तो आपके साथ बेसिकली कोई ना कोई होना चाहिए। भले आपको इंडिपेंडेंस है, लेकिन वहाँ पे इतना छोटे छोटे रूम्स होते हैं, भीड़ इतनी होती है, तो आपको एक्सप्लोर करने का भी वैसा टाइम भी नहीं मिलेगा। ये मिलेगा, करेक्ट। सो और दूसरा चैलेंज है कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे पढ़ोगे। यस, आज के हाँ, ज़माने में पेपर वर्क। टेक्नोलॉजीज तो है अवेलेबल, आप फोटो खींच के या करेक्ट। जैसे भी करके स्कैन करके पढ़ सकते हो। लेकिन जब बात आती है लोकल छोटे कोर्ट्स में, वहाँ पे मोस्टली काम मराठी लैंग्वेज में होता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हैंड रिटन एंड मराठी लैंग्वेज होती है, तो वो आप इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में ना पढ़ सकते हो, और हैंड रिटन तो इट्स इम्पॉसिबल। और अगर कोई डॉक्यूमेंट टाइप्ड वाले आते भी है, तो आप चल पढ़ भी लोगे, लेकिन उतना टाइम आपके पास नहीं होता है तभी। जैसा आपके पास कोई रिमांड भी आता है, तो कोई भी कॉपीज आती है, तो आप फोटो खींच के फिर उसको स्कैन करके पढ़ोगे, फिर ढूंढोगे, इतना राइट। टाइम आपके पास नहीं है। टाइम टाइम। आपको फटाफट काम करना होता है, अदरवाइज आपसे करेक्ट। हाथ पे वो केस भी निकल जाएगा, आपको फिर वहाँ निकल पे नहीं जाए। है। तो इस ये सब करेक्ट। देख के मैंने डिसाइड किया कि एक असिस्टेंट वगैरह रखने का जरूरत है। चाहे कोई बोले ना बोले, किसका एक्सपीरियंस हो ना हो, मुझे नहीं पता, बट ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि करेक्ट। असिस्टेंट एक जरूरत होती है। तक आपके आपका काम फास्ट हो, और पढ़ने के लिए आपको होना चाहिए, बिकॉज
जो आपके पास कॉपी है रिमांड में फॉर एग्जांपल, वहां पे जो सेक्शन के अंडर उसको बुक किया गया है कि ये सेक्शन इसने ये गलत किया है, तो वो सेक्शन आपको तुरंत जाके पढ़ना होता है, भले आपको पता होता है, बट आपको जब बेल की बारी होती है, हियरिंग की बारी होती है, आपको पहले उस सेक्शन के बारे में फिर से गो थ्रू करना होता है कि ये इसमें एग्जैक्टली। बेल मिल सकता है नहीं मिल सकता है, इसमें पनिशमेंट कितना है, तभी आप, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो एक गो थ्रू करेक्ट। करने के लिए आपको फिर बुक खोलना पड़ता है, या से वहां से वहां स्विच फटाफट करना होता है, बिकॉज मैटर बहुत जल्दी जल्दी लग जाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। सो करेक्ट। ये सब चीज के लिए मैंने असिस्टेंट रखा था जो कि मेरे को पढ़ के वगैरह देता है, तो मेरे असिस्टेंट मेरे साथ रहता है पूरा दिन पढ़ने के टाइम या वहां वहां से स्विच करने का टाइम, ये होता है। तो एक चैलेंज था, ये मैंने इसको ओवरकम किया है। एंड फिर जहाँ तक बात आती है बाकी चीज भी, कोई अगर मटेरियल्स है एंड ऑल, तो मैं उसे पढ़वा के रिकॉर्ड करवा के सब करवा लेता हूँ, ताकि प्रोसेस फटाफट अच्छे से चलता रहे। ये एक बेसिक चीज है मैंने जो ओवरकम की है अभी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर जहां तक बात है अब आती है, पढ़ तो लिया, असिस्टेंट रख लिया, उसके बाद अभी इयरिंग आप कैसे करोगे? आई मीन एग्जैक्टली। इयरिंग करने से पहले आप सुनोगे, लेकिन सबका ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे सुन पाओगे, क्योंकि मोस्टली कुछ करेक्ट। जगह पे जजेस एंड ऑल ये सब जेस्चर से बात करते हैं, या हाँ सर हिला के ऐसे कुछ ना कुछ तो सब लोग करते हैं, हाँ। तब वहां पे समझ में नहीं आता। और बॉडी कोर्ट रूम इतना जेस्चर। बड़ा, कभी कभी बड़ा भी होता है, तो अब अगर आपको जगह नहीं मिले तो आप पीछे बैठे रहते हो, तो आवाज कभी एग्जैक्टली। कभी पहुंचती नहीं पीछे, तो मुझे बीइंग टोटली समझ में कभी कभी आता नहीं है, तब फिर या। दोस्त रहता है साथ में, तो उसको मैं पूछता हूँ कि ये स्टेटमेंट के बाद या ये आर्गुमेंट के बाद इसने ऐसा क्या किया कि उसने उसको यह कर दिया, एक क्वेश्चन आया, कुछ जस्टिस था क्या किया, तो फिर वो एक्सप्लेनेशन की वहां पे जरूरत होती है। तो हाँ तब करेक्ट। वो मैंने ओवरकम किया उसको, धीरे धीरे टाइम लगा, बट फिर वो इवेंचुअली वो भी हो गया। जज भी अभी अगर आप डेली जाते हो तो जज भी आपको पहचानने लग ही जाता है, पहचान लगता है, और एक यस। वीआई को देख के तो पहचान नहीं लेते हैं बाद में, एग्जैक्टली। अलग स्टार्टिंग में पहचान तो बन नहीं जाती जानते, है। बट फिर पता चलता है, हाँ। तो उसने भी कुछ एक दो जज ने भी बुलाया कि कुछ भी प्रॉब्लम हो ऐसा वगैरह तो आप पूछ वगैरह सकते हो, तो वहां क्या पे भी बात। कोऑपरेशन मिला। राइट। हालांकि बाहर जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं उनसे कोऑपरेशन इतना नहीं मिला, उन्होंने इनफैक्ट मेरे दोस्त को भी बोला कि अरे क्यों इसको वगैरह हेल्प कर रहे हैं, ऐसा वैसा लोग होते हैं ऐसे, और बट मेरा फ्रेंड मुझे जानता था 3 साल से, तो करेक्ट। वो उसको पता है कि उसको हेल्प करना है, एक मेरा फ्रेंड है, तो उसका ही वॉज वेरी क्लियर इन हिज माइंड, तो उसने वहाँ उन लोगों को वगैरह सुना नहीं, एंड फिर ऐसे ही हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है अभी भी अच्छे से। तो ये करेक्ट। था। और अभी इयरिंग भी आपने सुन लिया, लेकिन अभी से आप इयरिंग तो नहीं सुनोगे, आपको फिर केस मिलेगा तो आपको आगे भी आना पड़ेगा। तो कुछ एग्जैक्टली। टाइम के बाद दोस्त मेरा बोला कि अभी सुन वगैरह सब लिया, पढ़ भी लिया, पढ़ भी रहा है नॉल, तो अभी जब केस आएगा मेरे साथ भी, पहला तो कुछ खुद बोलने से पहले मेरे साथ, मैं जब बोल रहा हूँ तुझे वहां पे खड़ा भी होना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे बैठने का अलग होता है, एंड हाँ आगे हाँ जाके खड़ा करेक्ट। रहना इज बिग थिंग। हाँ सो करेक्ट। जब हम फाइल करते थे वगैरह, अपना नाम देते थे वकालतनामा में, तो वहां पे फिर मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता था, तो खड़ा रहने का एक अलग ही एक एक इमोशन था, एक अलग एग्जैक्टली। ही मोमेंट था कि आपको, मोमेंट था। तो जज के सामने खड़ा रहना एज भी ए है। एडवोकेट आप खड़े हो, हाँ। हाँ। हाँ, और जो दोस्त बोल रहा है, तो अगर मैं खुद भी वहां पे बोल सकता हूँ बीच बीच में वगैरह, इंटरप्ट कर सकता हूँ, तो एक थोड़ा अच्छा। थोड़ा चीज मैंने वगैरह किया है वहां पे, तो एक वहां पे सीखने मिलता है। कुछ चीजें फिर जेस्टर में आ जाती है, एक दूसरे को लोग देखते हैं, अगर हम कुछ बोल रहे तो हमको कुछ पता ही नहीं, हम तो बोलते जा रहे हैं, पता नहीं, तो यस। बीच बीच में हाँ कभी कभी आप यू हैव टू होल्ड, आपको धीरे जाना है, इतना फास्ट फास्ट नहीं बोलना है, करेक्ट। बेसिकली कम्युनिकेशन और बोलना, कौन सा कितना बोलना है क्या बोलना है आपको पता चलना चाहिए। जब रुकने की करेक्ट। बारी आती है आपको रुक जाना चाहिए वहां पे, ऐसा नहीं है रुक कि आप जा। बोलते जा रहे हो, आपका इंप्रेशन बैड पड़ेगा वहां पे। करेक्ट। तो वो एक मैंने सीखा, तो हम्म। अब तक पूरा दोस्त के साथ हूँ, खड़ा रहा हूँ, तो क्या इधर तक बात है। पहुंचा हूँ फिलहाल। हम्म। बट जब आप तक कोई केस आता है, मतलब आपके हाथ में केस आएगा, तो जो केस लेके आया होता है तो डेफिनेटली वो विजुअली चैलेंज को वो पहली बार देखता है कि लॉयर है या देखेगा, तो उसको बिलीव, मतलब एक विश्वास होना होता है ना, ट्रस्ट होता है कि यस ये हमें जिता के देगा, या फिर ये हमारी हमारी जो साइड है या फिर वकालत जो है हमारी वो सही से करेगा। ये मतलब ये कैसे होता है फिर आपके साथ, ये एक्सपीरियंस कोई शेयर करोगे कि आपके पास केस आया है और फिर उसने कैसे ये
तो टैकल अभी किया अभी आपने? ये साल तो मैं चालू किया हूँ प्रैक्टिस। तो केस एज सच हम्म पर्सनली मेरे पास नहीं है, बट यहाँ पे हमने हम्म अपनी टीम बना के रखी है। अभी फील्ड में फ्रेंड हम्म के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो भी हम लोग का रहता है, कुछ भी हम्म हम्म एक्सपेंसेस एनीथिंग जो इनकम भी रहता हम्म, है, वो सब हम डिवाइड कर लेते हैं। जब अच्छा केस हाँ। की जब बात आती है तो हम्म यहाँ पे एमएम कोर्ट में आपको रिमांड मिलता है, जो कि आप फिर अक्यूज की तरफ से लड़ते हो। अभी आप बोलेंगे हम्म रिमांड यानी क्या होता है रिमांड? तो रिमांड वो हम्म होता है, अगर सादा में अगर आपको कुछ आप छोटे मोटी चोरी करते हो, तो ऐसा एक रूल है, हम्म लॉ में हम्म, लिखा है कि आपको विद इन हाँ 24 आवर्स पुलिस को आपको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होता है। तो ओके वो हाँ। जो प्रेजेंट कोर्ट में करना था, वही कोर्ट होता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो हम्म आपको उसको रिमांड बोलते हैं। आपका एक फॉर्म रिमांड कॉपी होता है कि आपने हम्म, चोरी वो वगैरह किया। तो हम्म, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे रिमांड आते हैं। आते एक पुलिस करेक्ट। चार तीन चार पुलिस स्टेशन एक कोर्ट रूम में जुरिस्डिक्शन वहां पे होता है, तो इतने सारे डेली हम्म रिमांड्स आते हैं। तो अभी हम्म मेरा फ्रेंड, उसको 1.5 साल हो गया प्रैक्टिस करते करते हुए हैं, तो उसको हम्म, सब आपको आपने नेटवर्किंग बना होता है। सिर्फ आपको जाके हियरिंग में बैठना नहीं होता है, ये नहीं करना होता, आपको एग्जैक्टली। नेटवर्किंग भी बनाने होते निकल हैं। तो ही आपको कोई करेक्ट। केस वगैरह देगा। तो पुलिस अगर राइट। डेली रिमांड लेके आती है, वो एट द हम्म, एंड रिमांड यानी केस ही हो गया, आपको लड़ना है। तो दो करेक्ट। वहाँ वैसे पहचान वगैरह आपको बनानी पड़ती है। हम्म तो उसका ऐसे हम्म पहचान हो गया पुलिस से, तो उनको एक दो धीरे धीरे केस मिलने लगता है। हम्म तो दिन में हम्म 3-4 रिमांड फॉर एग्जांपल मिल जाते हैं, जो कि होता है, आपको आर्ग्यू करना होता है और उस पर्टिकुलर इंसान को बेल देना होता है, जो अक्यूज ही होते हैं। करेक्ट। तो जैसे रिमांड हम्म आते हैं वो सारे अक्यूज होते हैं, तो आपको अक्यूज हम्म को डिफेंड करना होता है। तो अभी हम्म हमारा जितना एक्सपीरियंस है कोर्ट में प्रैक्टिस का, तो हम लोग ने अक्यूज के तरफ से ही बेल्स वगैरह अटेंड किए हैं, अपियर हम्म किए हैं, आर्ग्यू किया है और उसको बेल वगैरह भी दिया है। तो हम्म, सिंस हम लोग नए हैं, मैं भी खुद नया हूँ, तो ये स्टार्टिंग का हम्म, प्रोसेस हम संभालते हैं। जो भी एक्सपेंस जो भी हम लोग का अच्छा। रहता है वो फिर हम डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद हाँ सिर्फ हाँ बेल से हाँ काम तो होता नहीं है, बेल एक फर्स्ट प्रोसीजर हाँ रहता है। उसके बाद फिर एग्जैक्टली। इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल फर्दर ट्रायल्स वगैरह चलता है। तो उसके बाद उसका हमको नॉलेज नहीं है उसमें, फिर क्योंकि आगे फिर वो थोड़ा बढ़ते जाएगा। बेल में आपको इतना बड़ा करेक्ट। आर्ग्यूमेंट नहीं रहता है। फिर जैसे जैसे हाँ। आपके ऊपर चार्जशीट लगेगा, ट्रायल्स वगैरह होगा, आपको आर्ग्यू करना है, हर हियरिंग में जब भी हम्म रहेगा, तब हमारी हम्म फिर दूसरी टीम, मतलब एक ही टीम में हमारी दूसरे लोग होते हैं, वो आप वो हम्म, संभालेंगे। फिर यही केस को वो अच्छा। कैरी ऑन करेंगे, तो कैरियर करें। तब हम सीखेंगे वगैरह। उसके बाद राइट। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में अगर जो भी रहता है अक्यूज या कोई भी, हम्म जिसको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं, अगर वो केस हार जाता है, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट में जाता है। तो हम्म ऑब्वियसली ये फिर जो अक्यूज है, अगर वो हार हम्म जाता है, हम्म हमें हमारा काम हमारा हो जाता है। लेकिन अक्यूज अगर बोलता है, डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट में जाता है, नो अपील करता हम्म है, हम्म, तो ये केस हमारे पास ही रहेगा जब तक हम एनओसी नहीं देते। वो दूसरे एडवोकेट को हायर भी नहीं कर सकता है। अच्छा। तो फिर डिस्ट्रिक्ट में हमारा दूसरा टीम होता है, दूसरे हम्म, लोग होते हैं, तो वो फिर उसको टेक ओवर करते हैं, हैंडल करते हैं। तो ऐसा केस फिर हाँ हम हाँ लोग आपस में डिवाइड करके रखा है। फिर हम वो भी अटेंड अच्छा। करते हैं। तो हर चीज सीखने भी मिलता है, अपेयर करने में मिलता है, इनकम भी आ रहा है। तो ऐसा पूरा टीम बना के एग्जैक्टली। रखा है। बिकॉज फिर ऐसा क्या है कि बात अगर है। हम सब कुछ हम खुद हैंडल करने लगे और कुछ गड़बड़ हो गया, तो थोड़ा इंप्रेशन भी डाउन हो गया। तो ऐसा टीम एग्जैक्टली। बना के रखा है हमने। डिफिकल्ट होती है, करेक्ट। बट धीरे धीरे इवेंचुअली फिर सीखे। तो ऐसी ही नेटवर्किंग्स बना के आपको पूरी टीम बनाना होता है। अगर आप क्या नेटवर्क नहीं बनाओगे, तो आप नहीं यहाँ पे कुछ सरवाइव नहीं, ही नहीं कर सरवाइव नहीं कर पाए। पाओगे। नहीं कर करेक्ट। पाओगे आप, बहुत डिफिकल्ट है। यू नीड नेटवर्क्स विद पुलिस एज वेल एंड बाकी सबके साथ भी। तो ऐसे हमने टीम बनाया है, ऐसे हम डिवाइड करते हैं, ऐसे हम अपियर करते हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। तीनों जी, ये ऑफ कोर्स आपका ये इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो ये लॉ करना चाहेंगे, क्रिमिनल लॉ में जाना चाहेंगे, या फिर ओवरऑल लॉ में किसी भी फील्ड ले ले हो बट जाना चाहेंगे। तो अपने जैसे कि कहा कि एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो क्लियर करनी होती है, तो उसके लिए प्रिपरेशंस कैसे किए जाने चाहिए, क्या कहोगे आप? तो अगर दो चीज होती है एंट्रेंस की, आप 12th के हम्म बाद करना चाह रहे हो या टी5 के बाद करना चाह रहे हो, यानी ग्रेजुएशन के बाद। हम्म 12th के बाद हम्म 5 years होता है, हम्म ग्रेजुएशन के बाद 3 years होता है। जो हम्म 12th के बाद करना चाहता है, 5 years उसके लिए कंपलसरी होता है, तो उसको उनको एंट्रेंस देना होता है। हाँ। एंड एंट्रेंस में आपको बेसिक इंग्लिश, अगर आप हम्म 12th में हो या 12th के बाद दे रहे हो या ग्रेजुएशन के बाद, आपको सिंपल है, आपको रीजनिंग, हम्म इंग्लिश, लीगल कुछ जो क्वेश्चन है, उसकी अलग से बुक भी आती है। तो हम्म आप उसको पढ़ भी सकते हो, रिकॉर्ड भी करवा सकते हो। एंड हम्म हम्म बेसिक चीजें आपको पढ़नी होती है, जो बेसिकली
बैंकिंग और ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाती है वही आपको होता है। बस लीगल में हम्म। आपको थोड़ा लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, आपको सिचुएशन में डालेंगे ऐसा सा हाँ रखा है हाँ तो हाँ। आप क्या करोगे, तो यू हैव टू, आपको अपने दिल से नहीं देना है आपको आंसर, आपको दिमाग में यहाँ पे लगाना मेरे होता है, दिमाग से ऐसा देना, तुक्का नहीं लगाना एग्जैक्टली। होता है, क्योंकि आप जो सोचेगे उसका करेक्ट। आंसर हमेशा दूसरा ही रहता है। तो आपको लॉजिकली हाँ हाँ। सोचना है। तो ये एक सिचुएशन में हम्म। उसके लिए थोड़ा पढ़ना होता है, रीजनिंग होता है। 12th के राइट। बाद जो एंट्रेंस आप देते हो वो मैथ्स, उसमें मैथ्स होता है, लेकिन हम्म। 3 इयर्स का अगर जो आप एंट्रेंस दे रहे हो लॉ का, उसमें मैथ्स वगैरह नहीं होता है। अच्छा। करंट अफेयर्स एंड ऑल सब बेसिक चीजें आपको एग्जाम वगैरह देनी होती है। तो आप जैसे फॉर्म हम्म। भरते हो तो आपको उसमें सिलेबस भी आएगा, आपको कुछ बुक लेना तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो, यूट्यूब में हम्म। लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप ऐसे कोई बेसिक चीजें कवर पर्टिकुलर कर बुक का सकते हो। नाम बता सकते हो आप कि किसी को भी प्रिपरेशन करनी है एंट्रेंस एग्जाम की, तो कोई पर्टिकुलर बुक का नाम बता सकते हैं? ऐसे बहुत सारी पब्लिकेशंस वगैरह है, जैसे महावीर पब्लिकेशंस है, हम्म। यूनिवर्सल पब्लिकेशंस है, तो उसकी बुक्स मार्केट में या लोकल स्टोर्स में, बुक स्टोर्स में आपको मिल जाएगी, वहां से तो आप वो परचेज वगैरह कर सकते हो। या फिर और एक हम्म। बुक आती है सिर्फ एंट्रेंस, जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स का जो सेट होता है, तो आप हम्म। सॉल्यूशंस वाले ना एंट्रेंस स्पेसिफिकली, अभी महाराष्ट्र में बोला जाता है MHCET एंट्रेंस, लॉ एंट्रेंस, तो आप उसके नाम हाँ। से बुक भी ले सकते हो, तो आपको सॉल्व वगैरह मिल जाएगा। उसमें सब कुछ हम्म। कॉन्सेप्ट्स भी वहाँ पे क्लियर होते हैं, क्या क्या आने वाला है, तो आप वैसा भी, वो सबसे बेस्ट रहता है, मैंने भी वही किया था। सो अच्छा। वो बेस्ट रहता है। ये हो गया महाराष्ट्र के बाद। अगर आपको बाकी यूनिवर्सिटीज की देना है तो आपको उस यूनिवर्सिटी में की वेबसाइट में जाके उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देखना पड़ेगा। जहाँ तक बात है, अच्छा। मैंने जो दिया था NLU, उसकी हम्म। एंट्रेंस का नाम होता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। हम्म। प्रोसीजर सब सेम है, यही सेम चीज होता है, हम्म। बट उसमें फिर आपको थोड़ा लैंग्वेज जो उनका रहता है वो थोड़ा हायर लेवल पे रहता है। तो हम्म। NLUs में आपको, अगर आपको जाना है तो आपको क्लैट देना पड़ेगा। क्लैट, ओके। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपको हर एक का जो रहेगा, वो आपको प्राइवेट एंट्रेंस देना पड़ेगा। DU का देना है तो दिल्ली का, तो आपको DU का अलग से देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में आपको जाना है कॉलेज लेने, तो आपको MHCET एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग सबके नाम वगैरह होते हैं करेक्ट एंट्रेंस। करेक्ट। अभी किसी ने डिसाइड ही किया है तो लॉ में जाना है, बट कभी कभी क्या होता है ना, हम एक एक एडवोकेट, मतलब एक एक बहुत स्टैंडर्ड ऑफ ये लगता है कि यार ये होना या ये सनद अपने पास होना यानी कि स्टैंडर्ड है, एडवोकेट लग जाना नाम के साथ, ये एक बड़ी बात लगती है। तो एक अट्रैक्शन होता है, वो कहीं से टेम्प्ट करता है हमें, या लॉयर बुलवाना, डॉक्टर बुलवाना जैसे होता है। बट अगर लॉ की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस मेंटल प्रिपरेशन से लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए? उनको क्या, उनके मन में कौन सा, किस लेवल का कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, या फिर क्या चीजें उन्होंने ध्यान में रख के इस फील्ड में आना चाहिए? सिंपल ध्यान रखना है, किसी के कहने से आपको नहीं आने की लॉ अच्छा है बेटा लॉ कर ले, या ये अच्छा है वो कर एग्जैक्टली। ले, इस फील्ड में अच्छा है इतना कमाई है। सबसे बोलूँ, हम्म। इस फील्ड में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इनकम नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस में उतरना है, कोई पैसा पे नहीं करता है। तो करेक्ट। फील्ड बहुत डिफिकल्ट है इनिशियल स्टेज में, बट हम्म। एक्सपीरियंस होने के बाद पैसा भी इसमें ही है। तो यू हैव टू वेट, किसी के कहने में आपको नहीं आना है कि ये कर वो कर। खुद का करेक्ट। इंटरेस्ट देखना है, किसी ने भी, कोई भी अगर किसको भी चीज करना, खुद का इंटरेस्ट पहले देखना है, हम्म। और प्रॉपर रिसर्च करे। एक चीज देख के आप इन्फ्लुएंस ना हो कि नहीं जिसमें मैंने देखा है तो ये अच्छा ही है, और नेगेटिव भी अगर आप देखते तो ऐसा नहीं कि एक चीज नेगेटिव देख के आप उसको छोड़ दो या ऐसा बोलने लगो। प्रॉपर रिसर्च करे, करेक्ट। हर जगह से इंफॉर्मेशन ले, खुद का इंटरेस्ट जाने किस फील्ड में है, एंड फिर उसमें आइए। उससे आने के बाद भी आपको देखना होता है कि आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है। प्रैक्टिस में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, पढ़ाना है लोगों को, या बैंकिंग में आपको लॉ ऑफिसर बन के जाना है, या कोई अलग से प्राइवेट एग्जाम देना है लॉ ऑफिसर का, तो वो आपको पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है, या तभी डिसाइड करना होता है। ये बहुत लोग ऐसे होते हैं कि लॉ करने के बाद वो कोई और फील्ड में चले गए बिकॉज उनका कैलकुलेशन करेक्ट। गलत था, उनको नहीं करना था, शायद वो चूक गए। तो या सिर्फ पहले वो, डिग्री चाहिए थी। हाँ वो चलो डिग्री लेना होता है, वो प्रमोशन के लिए लोग करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर को आपको सीरियसली इस लॉ में आना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड, रीड हार्ड, आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना एग्जैक्टली, बहुत होता कंसिस्ट। है। अगर आपकी एग्जैक्टली। कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की, आपको इतना नहीं अच्छा लगता, तो ये आपके लिए फील्ड नहीं है। राइट।
मतलब ये ये आपको बोलना भी चीज में गलत ध्यान नहीं रखना होगा है। कि जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो भी आपको बहुत पढ़ना होता है, क्योंकि नए नए लॉ में जो पढ़ना ही होता लॉज। है, आपको लाइफ टाइम पढ़ना होता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। केस का बोलो, आप एग्जैक्टली। जजमेंट बोलो, आप चार्जशीट बोलो, आपको हजार हजार पेजेस के चार्जशीट होते हैं, वो भी आपको करेक्ट। पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। मेरे भी अब तक उतना लेवल का बड़ा नहीं है, बट आपको बढ़ाना पड़ेगा इवेंचुअली। आप इससे पीछे नहीं करेक्ट। हट सकते फिर। करेक्ट, क्योंकि लॉ अपडेट होते रहते हैं लॉ कर हमेशा तो लोगे, चीजें। बट लॉ में सक्सेस तब मिलेगा जब आप किसी फील्ड में उतर रहे हो, प्रैक्टिस हो या पढ़ाने में, किसमें भी, करेक्ट। तब आप सक्सेस करेक्ट। हो गए। सिर्फ लॉ की डिग्री लेके भी कुछ मतलब नहीं है जब तक करेक्ट। आप सक्सेस इस फील्ड में घुसते नहीं नहीं। है। सही है। क्या बात है। ओके, ये तो लॉ अभी इतना इतना टफ काम है, या फिर बहुत सारी पढ़ाई इसमें होती है, हमेशा खुद को अपडेट रखना होता है आपको। इन सारी चीजों में कोई हॉबी वगैरह है आपकी जो जिसके लिए आप टाइम निकालते हो, या फिर माइंड फ्रेश होता हो? यस, हॉबी है। मैं बेसिकली हम्म। एथलीट हूँ, रनर हूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना मेरा हॉबी है। क्या एंड बात है। स्विमिंग है, साइकिलिंग है, हम्म। हम्म। और यहाँ वहाँ नो एडवेंचरस एक्टिविटीज करना और घूमना, ये मेरे हॉबीज है। तो क्या मेरा बात है। एक सिंपल रूल है, सुबह स्टार्टिंग का 2 घंटा अपने लिए आपको निकालना चाहिए। आई मीन 24 घंटे करेक्ट। में आपको एटलीस्ट 2 घंटा तो आपको निकालना ही चाहिए। ऐसे तो मिनिमम वर्कआउट के 30 मिनट्स होता है, बट लिए। जिस लेवल में मैं हूँ, मैं अपने आप को दो हम्म। घंटा तो एटलीस्ट देता ही हूँ कि 2 घंटा मेरे लिए है। हम्म। उसमें मैं किसी को भी नहीं लाता हूँ, ना फोन उठाता हूँ, ना मैसेज करता हूँ, मोबाइल से दूर ही रहता हूँ। 2 घंटा मेरे लिए है। मैं उसमें दौरान क्या बात है। रनिंग वगैरह करता हूँ, जो भी एक्टिविटीज। हम्म। तो ये ये तो आप मेरे फिटनेस बेसिक। फ्रीक भी होंगे। यस, बिल्कुल। मैं एथलीट हूँ, तो हम्म। आगे पैरा के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, एथलेटिक्स, हम्म। ओलंपिक्स एंड ऑल, ट्रायथलॉन। तो ये मेरे फ्यूचर प्लान्स है, इस फील्ड में घुसना। हम्म। क्या बात है। या और फ्यूचर प्लान्स लॉ से रिलेटेड, अभी आप एडवोकेट हो तो उसके क्या फ्यूचर प्लान्स है? अभी तो जैसा प्रैक्टिस चल रहा है, 3-4 साल के हम्म। बाद या 2-3 साल में जितना मेरी कैपेसिटी होगी, अगर ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद अगर मैं खुद से कर पा रहा हूँ, तो मैं अपना खुद का हम्म। फर्म या कहीं हम्म। और जाके मैं अच्छी एक पोस्ट पे, या लॉ ऑफिसर, या कहीं पे और लिटिगेशन में कहीं पे और अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो एक वही है कि अच्छा एक नौकरी मिलना, इफ नॉट देन खुद का फॉर्म खोलना, खुद का ओ, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना है। ये फिलहाल मेरे प्लान्स हैं अभी के हिसाब से, क्या लॉ में। बात है। क्या बात है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के फ्यूचर प्लान्स के लिए। ऑल द बेस्ट, एंड यस, आई एम डैम थैंक यू। श्योर कि आप ये सब अचीव करोगे। तो मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत 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 ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। एक्चुअली बहुत कुछ जानना है आपसे, ये बहुत डीप टॉपिक है, बट समय बहुत कम है, तो समय के हिसाब से चलना होता है। तो यस, डेफिनेटली आपने भी अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ बातचीत की, और आई एम डैम श्योर कि हमारे व्यूअर्स इस बारे में जरूर सोचेंगे, और लॉ को भी अपने करियर बनाने के लिए जरूर सोचेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सो Thank you मच। so much once again, and all the best for the future assignment. यस, थैंक यू। So friends, देखा आपने, पीना नहीं पीना। सो फ्रेंड्स, ये साक्षात्कार सुन के आई एम डैम श्योर आप भी लॉ को अपना करियर बनाने की जरूर सोचेंगे, और इसके रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, जरूर हम तक पहुंचाइए। हम पीनव जी के तरफ जरूर पहुंचाएंगे और आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आप ऑफ कोर्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके ओपिनियन भी बताइए कमेंट्स के जरिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।